नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मास्क विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि पता है जो मैं आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ यानी कि एमसीक्यू करा रहा हूँ। किस चीज़ का एमसीक्यू करा रहा हूँ? जो चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है। कौन-कौन सा चैप्टर में हमारा खत्म हो गया है? तो अगर खत्म होने के बारे में बात किया जाए तो हमारा गुरुत्वाकर्षण का जो एमसीक्यू है वो बच चुका है। गुरुत्वाकर्षण के बाद हमारा प्रकाश, ये दोनों का जो है एमसीक्यू बच गया है। तो ये 2 क्लास और लगेगा, उसके बाद हम आपका फिर से थ्योरी क्लास कराना शुरू कर देंगे। अगर बात किया जाए जो मैं अभी एमसीक्यू क्यों करा रहा हूँ, तो आप लोगों को जैसा कि पता है जो एएलपी का जो है, वो एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो मैं अब सोच रहा हूँ जो आप लोगों को एमसीक्यू करा दूँ, ताकि आपको एएलपी के एग्ज़ाम में भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, उतना से अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में कुछ कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो वो बन जाए। इसीलिए मैं आप लोगों को एमसीक्यू करा रहा हूँ। अगर बात किया जाए जो तो थ्योरी कब से शुरू होगा? तो जब हम गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश ये दोनों का जो एमसीक्यू है ये जब हम कवर करवा देंगे, उसके बाद हमारा फिर से थ्योरी क्लास शुरू हो जाएगा। तो थ्योरी क्लास में हमारा अभी 2 से 3 चैप्टर और बचा हुआ है। मान लीजिए 4 चैप्टर बचा हुआ है फिज़िक्स में। 4 चैप्टर के बाद हमारा जो है फिज़िक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आप लोगों को केमिस्ट्री शुरू करवाएँगे। तो चलिए देखते हैं जो हमारा आज का तो आज हम क्या कौन-सा चैप्टर कवर कर रहे हैं? तो आज जो है हम कवर कर रहे हैं न्यूटन की गति के नियम। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियम पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो अगर बात किया जाए जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है? तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा जो जड़त्व का नियम है, वो न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। किस नियम को कहते हैं? प्रथम नियम उनको कहते हैं। और जड़त्व का नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम होता है जब कोई वस्तु जो है गति में है, किस चीज़ में है? गति में है तो वो गति में ही रहना पसंद करती है और अगर विराम में है तो विराम में ही रहना पसंद करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। और अगर बात किया जाए जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है यानी कि F बराबर ma। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया। क्या होता है? विपरीत प्रतिक्रिया। और दूसरे नियम से तो हमें न्यूटन का बल का सूत्र मिलता है। अगर परिभाषा के बारे में बात की जाए तो न्यूटन के प्रथम नियम से ही हमें बल का परिभाषा मिल जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आ ही गया जो बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया, जो परिभाषा तो है आपको न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है, परंतु अगर बल के सूत्र के बारे में बात किया जाए, इसके बारे में सूत्र के बारे में बात किया जाए तो ये आप लोगों को न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है और वो सूत्र क्या होता है? F बराबर ma। क्या होता है हमारा? F बराबर ma। और गुरुत्वाकर्षण का नियम तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको करा ही दिया। वैसे मैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाऊंगा उस समय आपको क्वेश्चन में भी बता दूंगा। और तीसरा नियम तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता ही दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए रॉकेट का तीसरा क्वेश्चन क्या है? रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट का उड़ना न्यूटन के संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। या अगर न्यूटन पूछ रहा है तो यहाँ पे थर्ड लॉ भी हो सकता था। क्या हो सकता था? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। चौथा क्वेश्चन है बल का व्यंजक F बराबर m न्यूटन के किस नियम से मिलता है? तो बल का जो फॉर्मूला होता है वो तो हमें न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है एवं बल का परिभाषा हमें न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। तो अगर बात किया जाए जो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन के दूसरा नियम क्या होता है? F बराबर ma। लगाया गया बल द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए बल के समानुपाती होता है। यह है देखिए किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर क्या बोल रहा है हमसे? संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? त्वरण ए
पर लगाया गया बल यानी कि एफ लगाए गए बल के समानुपाती होता है, लगाए गए बल के समानुपाती होता है। एफ वेरी ये हमारा क्या क्या होता है, न्यूटन का दूसरा नियम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन का सेकंड नियम। ये क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यह हमारा न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का प्रथम नियम, तो आप रिकॉल कर लीजिए न्यूटन का प्रथम नियम क्या है और न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, ये भी आप रिकॉल कर लीजिए। न्यूटन का तीसरा नियम तो पता ही है, जो प्रतिक्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया। और न्यूटन का प्रथम नियम हमें क्या कहता है, न्यूटन के प्रथम नियम कहता है जब कोई बस सॉरी न्यूटन का प्रथम नियम से हमें जड़त्व के बारे में पता चलता है। तो चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो है किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर लगाया गया बल, इसी के कारण पृथ्वी घोड़े के पैर पे जो बल लगाती है, इसी के कारण से घोड़ा आगे बढ़ता है। घोड़ा आगे बढ़ता है तो इससे पीछे से जो गाड़ी बंधा होता है वो भी खींच जाता है। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर लगाया गया बल के कारण। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी कैच लपकते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है, यह किसका उदाहरण है। हाथ पीछे खींचना जिससे चोट कम लगे, चोट कम लगना वो द्वितीय नियम का उदाहरण है। और न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण क्या क्या होता है, न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण होता है अचानक से बस चलना, अचानक से बस रुकना, पत्नी पेड़ के टहनी को झुलाने से पत्ती का गिरना, उसके बाद जो हो जाएगा कंबल को डंडे से पीटने से उसमें से कण का निकलना। और न्यूटन का दूसरा नियम से हमें क्या किस चीज का परिभाषा मिलता है, जिससे चोट कम लगे, चोट कम लगे। ये सब जितना भी आएगा एग्जाम्पल वो न्यूटन के तीसरा नियम से होता है। तीसरा और दूसरा नियम से होता है। तीसरा नियम में क्या होता है, जिससे चोट लगता है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये हमारा न्यूटन का तीसरा नियम है। जड़त्व का नियम तो हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही मिल जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम है। ये तो सबको पता है, जो ये तीसरा नियम है। दूसरा नियम भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रथम नियम भी आपको बता चुका हूँ, चतुर्थ कोई नियम ही नहीं होता है। तो आप लोग ये भी आपको प्रथम नियम पता है, दूसरा नियम पता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नियम। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग हमारा जो है, हम जो प्लेलिस्ट बना चुके हैं इसी चैनल पे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसमें साइंस फाउंडेशन क्या होगा, साइंस फाउंडेशन करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसको आप देख लीजिए। उसमें मैंने जो है आपको न्यूटन के गति के नियम से और गति एवं वेग को लेके 2 लेक्चर पढ़ाया है। कितना, 2 लेक्चर पढ़ाया, लगभग 1 घंटा का होगा दोनों मिला के। 1 घंटा में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आप लोग जाके जो है वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, देख लीजिए। उसके बाद जो है आप अगर प्रैक्टिस एमसीक्यू लगाइएगा तो वो आपको बन जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, रुकी हुई बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण हमारा क्या है, अचानक पीछे की ओर झुकना चाहिए। पीछे देखिए, जैसे कि एक बस है, इसमें कोई यात्री बैठा हुआ है, रुकी हुई बस अचानक चल रहा है, ये विरामावस्था में बस एक अचानक से गति की अवस्था में आ जाता है, जिस कारण से ये विराम में ही रहता है, परंतु इसका इनका बॉडी जो विराम में रहता है, पैर गति में आ जाता है, जिस कारण से ये पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विरामा जड़त्व के कारण। और अगर कोई चलती हुई बस का अचानक रुक जाता है तब कैसा होता है, अचानक रुक जाने से व्यक्ति आगे की ओर झुक जाते हैं, वह कैसा होता है, वो होता है गति जड़त्व के कारण। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है, जड़त्व की माप क्या होती है। जड़त्व की माप, तो जड़त्व त्वरण होता है, नहीं सॉरी द्रव्यमान होता है। क्या होता है, जड़त्व की माप द्रव्यमान। वेग आप लोगों को पता है, विस्थापन बट्टा समय। वेग त्वरण आपको पता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण।
इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड। भार आपको पता ही, वेट बराबर मास गुना जी। क्या होगा आपका, मास गुना जी। सॉरी, भार का जो है फॉर्मूला क्या होता है, वेट बराबर मास इंटू त्वरण। और इसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है इसका SI मात्रक, न्यूटन। कहाँ रे? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो समान बल लगने पर त्वरण क्या होगा। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। हमें कुछ क्या पूछ रहा है, त्वरण। त्वरण के सापेक्ष में अगर फॉर्मूला लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, इधर गुना में इधर जाएगा तो फोर्स बट्टा में गुना में इधर जाके भाग में। तो ये देख लीजिए, ये जो है m जो है a का व्युत्क्रमानुपाती है एवं f a का समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में अगर इसको बढ़ाइएगा तो ये घट जाएगा, यानी कि m को बढ़ाइएगा भी तो ये घट जाएगा, अगर आप m को घटाइएगा तो ये बढ़ जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, इसको दोगुना कीजिएगा तो ये इसका आधा हो जाएगा, इसको दोगुना कीजिएगा तो ये त्वरण क्या हो जाएगा आपका, आधा। अगर आप इसको अगर दोगुना करते तो ये भी दोगुना हो जाता। क्यों, क्योंकि ये समानुपाती हो जाता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान दोगुना, इसको दोगुना किए तो हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वरण हमारा आधा हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, चलती ट्रेन से उतरते समय यात्री आगे की ओर गिरता है, यह उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, यह गति जड़त्व का उदाहरण है। कैसा गति जड़त्व का उदाहरण है, गति जड़त्व का। और संवेग के बारे में बात किया जाए, जो संवेग क्या होता है, तो द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। संवेग को p से डिनोट किया जाता है, p बराबर m इंटू v। अगर बात किया जाए संवेग का SI मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, kg, वेग का मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का SI मात्रक क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बल की इकाई क्या है। क्या पूछ रहा है हमें, बल की इकाई, यानी कि बल का SI मात्रक। बल का SI मात्रक क्या होता है, बल होता है F बराबर ma। मास का क्या होता है, kg। और a का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं, न्यूटन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, न्यूटन। तो अगर चलिए ये तीनों ऑप्शन को भी देख लेते हैं, हमारा तीनों ऑप्शन क्या है। तो हमारा तीनों ऑप्शन जो है वो बल की इकाई है, जो वॉट। वॉट किसका इकाई है, सॉरी, बस वॉट से पहले आप देख लीजिए पास्कल। पास्कल क्या है, दाब का SI मात्रक। और दाब क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब का SI मात्रक क्या होता है, पास्कल। अगर जूल के बारे में बात किया जाए तो जूल क्या है, कार्य का SI मात्रक। क्या है हमारा, कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और वाट किसका मात्रक होता है, वाट जो है हमारा शक्ति का मात्रक होता है। चलिए देखते हैं हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो गति का प्रथम नियम किसकी व्याख्या करता है। तो गति का प्रथम नियम जो है हमारा जड़त्व की व्याख्या करता है। अगर क्योंकि गति के प्रथम नियम से, चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, गति के प्रथम नियम से जो है हमें जड़त्व के बारे में पता चलता है। गति के दूसरे नियम एवं जड़त्व के एवं बल की परिभाषा मिलती है, किसकी, बल की परिभाषा मिलती है। और गति के दूसरे नियम से जो है बल का सूत्र मिलता है, बल का सूत्र मिलता है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, नाव के किनारे पर कूदने, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे हट जाता है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। मान लीजिए ये पानी, इसमें एक ठो नाव है, आप इस पे खड़े हैं, आप इस पे खड़े, आप यहाँ से यहाँ कूदते हैं,
मान लीजिए आप यहाँ कूद रहे हैं, यहाँ कूद रहे तो ये नाव पीछे की ओर जाएगा, पीछे की ओर जा रहा है तो आप किधर कूद रहे हैं, इधर, नाव किधर जा रहा है, पीछे की ओर। तो ये कैसा हो गया, आप इधर कूद रहे हैं, इसके विपरीत में बल लग रहा है। तो प्रतिक्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह कैसा नियम बनता है हमारा, यह जो है हमारा न्यूटन का तीसरा नियम होता है। तो पीछे की ओर जाता है, पीछे की ओर अगर कोई वस्तु जा रहे हैं, आप अगर आप आगे की ओर जा रहे हैं और वस्तु पीछे की ओर चला जा रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा कौन सा नियम होगा, गति का तीसरा नियम। और गति के प्रथम नियम से हमें क्या मिलता है, हमें वो जो है मिलता है बस का अचानक चलना, अचानक रुकना, छड़ी, चादर को छड़ी से पीटना, टहनी को हिलाने से पत्तों का गिरना, ये सब हमारा गति का प्रथम नियम है। गति का दूसरा नियम क्या है, कैच लेते समय हाथ को पीछे खींचना, गद्दे पर कूदने से चोट का कम लगना, ये सब हमारा हो जाएगा गति का दूसरा नियम। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है। पिंड का भार यानी कि वेट, वेट बराबर क्या होता है, मास इंटू जी। तो आप लोग याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जी हमारा कहाँ होता है सबसे ज्यादा, जहां हमारा सबसे ज्यादा जी होगा वहीं हमारा सबसे ज्यादा वेट भी होगा। तो सबसे ज्यादा जी देख लीजिए, ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा सबसे कम कहाँ होता है, हमारा विषुवत रेखा पे जी का मान होता है। जब विषुवत से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जी का मान बढ़ता है, यानी कि ध्रुव पे जी का मान सबसे अधिक होता है। जहाँ पे जी का मान सबसे अधिक होगा वहीं पे वेट का मान भी सबसे अधिक होगा, क्योंकि ये दोनों समानुपाती होता है। तो देखिए, तो हमारा सबसे अधिक कहाँ होता है, सबसे अधिक कहाँ होगा, ध्रुवों पर, कहाँ होगा, ध्रुव पर। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम कहाँ होगा, केंद्र पर। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किसका उदाहरण है। मान लीजिए आप कोई गोली इधर की ओर चला रहे हैं आप, और पीछे की ओर आ रहा है, तो ये तो हो जाता है आपका गति का तीसरा नियम। यहाँ पे गति का तीसरा नियम आपको तो कहीं नजर आ नहीं रहा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण, क्योंकि गति का तीसरे नियम से ही हमें संवेग संरक्षण के बारे में भी पता चलता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आवेग किसके बराबर होता है। आवेग जो होता है हमारा संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। क्या होता है हमारा, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। और बल अगुना F बराबर ए, ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं। द्रव्यमान अगुना वेग, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा संवेग होता है। क्या होता है हमारा, संवेग। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु समान वेग से चल रही है तो उस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा। कैसा चल रहा है हमारा, समान वेग से अगर चल रहा है, उसका नेट बल क्या हो जाएगा, उसका नेट बल तो शून्य ही हो जाएगा, क्योंकि वह लगातार निरंतर वेग से चल रहा है। समान वेग होने पर नेट बल शून्य होता है, आप इसको याद रख लीजिएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो जड़त्व जो है हमारा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर, न ही वस्तु के आकार पर, और न ही वस्तु के वेग पर, और न ही गुरुत्वाकर्षण पर। यह किसी पे निर्भर नहीं करता, ये केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन, संवेग का मात्रक क्या होता है। हमसे पूछ रहा है पी बराबर क्या होता है, पी बराबर मास इंटू भी, यानी कि मास का हमारा ऐसा मात्रक क्या होता है, केजी। भी का हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो हमारा क्या हो जाएगा, संवेग का ऐसा मात्रक, संवेग का ऐसा मात्रक हमारा हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। हमारा बी नंबर में है केजी मीटर पर सेकेंड। न्यूटन किसका ऐसा मात्रक होता है, बल का ऐसा मात्रक होता है। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दूध से क्रीम निकालने की मशीन। क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने की मशीन जो है हमारा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। मोबाइल देखे, क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए
आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि बल और त्वरण की दिशा एक ही हो तो वेग क्या होगा? अगर बल और त्वरण की दिशा एक ही होने पर हमारा वेग क्या होता है? वेग बढ़ता है। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? घर्षण बल हमेशा गति का जो है विरोध करती है। घर्षण बल देखिए, जैसे कि आप बल इधर लगा रहे हैं तो घर्षण बल आपका विपरीत दिशा की ओर लगेगा। तो घर्षण बल जो है हमारा हमेशा जो है गति का विरोध ही करेगा। गति के विरोध के कारण ही आप किसी पृथ्वी पे चल पाते हैं। पृथ्वी मान लीजिए, अगर आप पृथ्वी पे घर्षण बल है ही नहीं तो आप पैर यहाँ रखिएगा, स्लिप करके कहीं चल जाइएगा। लेकिन अगर आप देखिए धरती पे जो है घर्षण बल है तो आप पैर इधर की ओर लगा रहे हैं तो आपका घर्षण बल विपरीत दिशा की ओर लग रहा पा रहा है, जिस कारण से आप सीधा खड़े हो पा रहे हैं। इसलिए जो कहा जाता है, जो घर्षण बल हमेशा क्या होता है? विरोध ही करता है। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक स्थिर वस्तु में हमेशा होता है, एक स्थिर वस्तु में हमेशा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है हमारा? स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वस्तु में वेग तो होता ही नहीं, संवेग होता ही नहीं, त्वरण नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 का? 25 का सी हो जाएगा। किस क्या होता है? स्थिर वस्तु में हमेशा कैसी ऊर्जा होती है? ऊर्जा होती है, लेकिन कैसी ऊर्जा होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ऊर्जा कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का mgh। तो आप लोगों को ऐसा करते हैं, ये सब याद होगा क्योंकि मैंने आपको क्लास भी करा दिया है, प्रैक्टिस सेट भी करा दिया है, दोनों चीज़ मैंने करा दिया है। तो आप लोग इसको निरंतर रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपका एलपी का जो है एग्जाम आने वाला है। तो ये आपको जो है 100% जो है आपको ये आपको क्वेश्चन बनाने में सहायता करेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लिफ्ट के ऊपर जाने पर व्यक्ति को भार महसूस होता है। देखिए, ये मान लीजिए ये है आपका, यहाँ पे है आपका लिफ्ट, इसमें है आप, अगर ये लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाने पे आपका भार जो है वो अधिक होगा। अगर आपका आप जो है नीचे की ओर आइएगा, नीचे की ओर जाने पे आपका भार जो होगा वह कम हो जाएगा, यानी कि अर्थात शून्य नजर आएगा। तो लिफ्ट के ऊपर जाने पर वस्तु का भार महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? अधिक। 26 का क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों होगा? क्योंकि लिफ्ट के ऊपर जाने पर व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होता है और नीचे जाने पे कम। आप कभी लिफ्ट में चढ़े होंगे तो आप ये अनुभव जरूर किए होंगे। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रिया और प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है हमेशा अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करते हैं, एक ही वस्तु पे नहीं। नहीं, एक ही वस्तु पे तो कार्य ही नहीं कर पाएगा। किस बल पे कार्य करता है? अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। अलग अलग वस्तु पे क्यों कार्य करता है? मान लीजिए जो आप, एक दीवार है, क्या है? ये एक दीवार है, आप इस पे जो है मुक्का मार रहे हैं। मुक्का क्यों मार रहे हैं? ये आप हैं और आप इस पे मुक्का मार रहे हैं। आपने इस पे मुक्का मारा तो आपने बल इस पे लगाया, लेकिन आपको जो है मुट्ठी पे भी आपको जो है, जहाँ से जैसे आप ही मारिएगा तो आपको वापस से चोट लगेगा। तो चोट क्यों लगता है? क्योंकि ये भी बल, दीवार भी जो है आप पे विपरीत बल लगाता है। तो वो देख लीजिए, आपने इस पे बल लगाया और दीवार ने जो है आप पे बल लगाया। तो बल किस किस पे कार्य कर रहा है? बल अलग अलग वस्तुओं पे कर रहा है। आप इस पे लगा रहे हैं और ये दीवार, यानी कि आप दीवार पे लगा रहे हैं और दीवार आप पे बल लगा रहा है। तो क्या एक ही वस्तु है? नहीं, आप अलग हुए और दीवार अलग हुआ। इसलिए कहा जाता है जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो एक न्यूटन जो है हमारा 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अगर पूछ ले, ये तो चलिए ये सबको पता ही होगा, जो 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अगर पूछते जो एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर होता है, तब तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। लेकिन कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं। देखिए, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए 1/10 के पावर 5 ये हो जाएगा आपका न्यूटन। आपको पता है नीचे से ऊपर जाने पे जो है माइनस में हो जाता है इसका पावर। तो क्या हो जाएगा? एक डाइन 10 के पावर -5 न्यूटन के
बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार होता है ऊर्जा में। ऊर्जा में हमारा क्या होता है? ऊर्जा में हमारा होता है जो 1 जूल कितना अर्घ के बराबर होता है? तो 1 जूल 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। अगर बात किया जाए जो 1 अर्घ कितने जूल के बराबर होता है? 1 अर्घ 10 के पावर माइनस 7 जूल के बराबर होता है। तो आशा करते हैं कि ये और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 7 डाइन, ये और 1 डाइन बराबर 10 के पावर माइनस सॉरी 5 होगा यहाँ पे माइनस 5 न्यूटन। ये आप चारों याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन है जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के किन नियमों से प्राप्त किया जाता है? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है हमारा दूसरा और तीसरा दोनों नियम से प्राप्त किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। केवल अगर तीसरा बोले तो नहीं, केवल तीसरा नहीं होता है, दूसरा एवं तीसरा जो है दोनों से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है दूसरा एवं तीसरा से? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो चलिए न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? न्यूटन के प्रथम नियम से जो आपको पता ही है जो जड़त्व का सिद्धांत प्राप्त होता है। किस चीज का सिद्धांत प्राप्त होता है? जड़त्व का सिद्धांत प्राप्त होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा अगला और आज के जो है लास्ट क्वेश्चन यानी कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए उसे जमीन पर मारा जाता है। तो यह उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? हमारा उदाहरण हो जाएगा जो ये हो जाएगा हमारा गति जड़त्व का। गति जड़त्व का क्यों? मान लीजिए ये हमारा हथौड़ा, क्या है हमारा हथौड़ा, जिसमें ये इसमें आप जो है हत्था कसना चाहते हैं। तो ऊपर से लेके आप नीचे की ओर मारिएगा, इसको उठा के जमीन पे मारिएगा। उठा के जमीन पे मारिएगा तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये गति जड़त्व हो जाएगा, क्योंकि ये गति में है, जिस कारण से हमारा ये कैसा कैसा हो जाएगा? गति जड़त्व। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गति जड़त्व। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के जो है सपोर्ट का हम लोगों को सख्त जरूरत है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो से आपसे अगले लेक्चर में। जय हिंद, धन्यवाद।